इसमें प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्व। प्रिपरेशन मतलब ये बनता कैसे है, प्रिपेयर कैसे होता है। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्व, पहले हमने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन पढ़ा था। क्लासिफिकेशन के बाद है अब ये प्रिपेयर कैसे होता है, फॉर्म कैसे होता है, बनता कैसे है, कोलाइडल सॉल्व आज का हेडिंग है। देखो मैंने आपको पहले ही कहा था हमारे पास दो तरीके के कोलाइडल सॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज लायोफिलिक और दूसरा है लायोफोबिक। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। तो जो लायोफिलिक होता है ये कैसा होता है, लायोफिलिक में ये आराम से बन जाता है। लायोफिलिक का मतलब हो गया कि जो इजीली फॉर्म्ड हो जाएगा, यानी जैसे आपने डिस्पर्स फेज को मिक्स किया डिस्पर्सन मीडियम में तो वैसे कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे स्टार्च सॉल्यूशन हो गया है, जिलेटिन का सॉल्यूशन हो गया है। तो इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसमें आपने जो जैसे इसको मिलाया इसके साथ वैसे कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। तो ये इसके लिए हमारे पास कोई स्पेशल मेथड यूज नहीं होता है। हमारे लिए कौन सा स्पेशल मेथड यूज होता है, हाइड्रोफोबिक वाले के साथ। यहाँ पे अगर आप डिस्पर्स फेज को डिस्पर्सन मीडियम में मिक्स करोगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनता है। जब ये नहीं बनेगा तो इसके लिए हमें स्पेशल मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। तो जो भी हम मेथड्स जनरली डिस्कस कर रहे हैं वो लायोफोबिक के केस में। तो देखो कौन कौन से मेथड है। तो मैंने आपको बताया था इसमें इसको जनरली दो टाइप्स में या दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है प्रिपरेशन को। पहले को कहते हैं फर्स्ट वन इज कॉल्ड डिस्पर्सन या डिसइंटीग्रेशन। ये नाम से पता चल रहा होगा आपको, डिस्पर्सन या डिसइंटीग्रेशन मेथड। और दूसरा आता है कंडेंसेशन मेथड, कंडेंसेशन या इसे कहते हैं एग्रीगेशन मेथड, एग्रीगेट हो जाना। इसका मतलब क्या है, पहले मैं दोनों का मतलब आपको समझा देता हूं। देखो डिस्पर्सन करना या डिसइंटीग्रेट करना यानी ब्रेक डाउन करना, तो सीधी सी बात है यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा, जो डिस्पर्स पार्टिकल का साइज होगा वो बड़ा होगा, लार्ज साइज का होगा। और ये लार्ज साइज वाले पार्टिकल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे। तो ब्रेक डाउन करके हम उसे किस रेंज में लाएंगे, कोलाइडल पार्टिकल के रेंज में लाएंगे, यानी कोलाइडल पार्टिकल्स बनाएंगे उससे। तो इस मेथड को हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन मेथड या डिस्पर्सन मेथड। और यहाँ पे क्या होता है कि जो पार्टिकल का साइज होगा वो स्मॉल साइज होता है। स्मॉल साइज होगा तो स्मॉल साइज को आप एग्रीगेट करोगे, कंबाइन कराओगे। एग्रीगेट मतलब कंबाइन करवाना। तो ये एग्रीगेट हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा। और एग्रीगेट होने के बाद क्या होता है, किस रेंज में आ जाएगा, कंडेंस करना पड़ेगा उसे। कंडेंसेशन का मतलब कंडेंस भी करना पड़ेगा वहां पे। और ये किस रेंज में आ जाएगा, कोलाइडल पार्टिकल के रेंज में आ जाएगा। तो इसे कहेंगे हम कंडेंसेशन मेथड या एग्रीगेशन मेथड। सीधी सी बात है कि जितने पार्टिकल्स होंगे जो 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक है वो तो कोलाइडल पार्टिकल्स है। अगर कोई पार्टिकल इससे बड़ा है, यानी इसमें जो पार्टिकल का साइज होगा वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा होगा, लार्ज होगा, तब हम क्या करेंगे, उसे कोलाइडल में लाने की कोशिश करेंगे। तो इस पार्टिकल को हम तोड़ेंगे ताकि वो इस रेंज में आ जाए। और यहाँ पे जो इसका पार्टिकल का साइज होगा कंडेंसेशन का, वो क्या होगा, लेस देन 1 नैनोमीटर होगा। अब 1 नैनोमीटर से कम है तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें कंबाइंड होके ये किस रेंज में आ जाए, इस रेंज में आ जाए। तो टोटल जो हमारा पूरा हिसाब है वो क्या है कि इस रेंज में लाना हर एक को। तो जिस भी पार्टिकल का साइज इस रेंज में आ जाएगा हम उसे कहेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। तो मेन एम हमारा क्या है कि हर एक पार्टिकल को इस रेंज में लाना। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है? Yes, दोनों sir. डेफिनेशन समझ में आ गए, Yes, sir. Yes, डिस्पर्सन sir. मेथड या कंडेंसेशन मेथड, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? Yes, sir. ओके। Yes, sir. ओके, डिस्पर्सन मीडियम के भी 3 टाइप्स है जो आपके पास है। डिस्पर्स मीडियम है जो, इसके भी क्या है, 3 टाइप्स है आपके पास। डिस्पर्सन मीडियम यानी ब्रेक डाउन करने के आपके पास 3 मेथड है। फर्स्ट इज
मैकेनिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड। सेकंड आता है इसमें इलेक्ट्रो डिस्पर्सन मेथड, इलेक्ट्रो डिस्पर्सन मेथड, या इसको एक और नाम कहते हैं, साइंटिस्ट के नाम से है, इसका नाम हो जाएगा ब्रिडिक्स आर्क मेथड। और थर्ड है इसमें पेप्टाइजेशन। ये बहुत बार पूछा हुआ है पेप्टाइजेशन वाला क्वेश्चन आपके इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा पूछा हुआ है वो ये वाला लास्ट वाला पूछा हुआ है। पेप्टाइजेशन का क्वेश्चन इसमें काफी बार पूछा हुआ है आपके पास। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं पहले डिस्पर्सन मेथड को। तो इसमें मैकेनिकल मेथड्स क्या होता है, देखो मैकेनिकल मेथड में क्या होगा, जैसे फैन चलता है, ये मैकेनिकल वर्क है, यानी कुछ ना कुछ आप फिजिकल वर्क करते चले जाओगे। तो यहाँ पे क्या किया आपने, कोई लार्ज सब्सटेंस लिया, क्योंकि जिसका साइज बड़ा होगा उसी को तो हम करेंगे, तो बहुत बड़ा कंपाउंड लिया आपने उसे। फिर अगर ये बहुत बड़ा है तो पहले से स्मॉल पीसेस में तोड़ दो, आप स्मॉल पीसेस में इसको ब्रेक डाउन कर दो। ठीक है, स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करके इसको जैसे वाटर में मिक्सअप कर दिया, यानी किसी डिस्पर्सन मीडियम में से क्या कर दो, मिक्सअप कर दो, डिस्पर्सन मीडियम के साथ इसे मिक्सअप कर दो, और ये एक तरीके का सस्पेंशन बन जाता है, इसे कहते हैं यहाँ पे सस्पेंशन। अब जैसे आपने ये बना के तैयार कर दिया, अब इसको इंट्रोड्यूस करवाना है, जो ये सस्पेंशन बना, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज थी, ये बड़ा पत्थर है या बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा कंपाउंड है मैक्रो का, आपने इसे पहले छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा स्टार्ट कर दिया, छोटे पीस में तोड़ने के बाद उसे किसी सुटेबल सॉल्वेंट में मिक्सअप करके एक सस्पेंशन टाइप का बना दिया। अब क्या होता है, अगर आपने आटे वाली चक्की देखी है सब लोगों ने, जिसमें आटा पीसते हम लोग, उसमें 2 डाइसेस लगी होती है मेटल, तो वहां पे पत्थर की डाइसेस होती है, यहाँ पे सेम ऐसी मेटल के डाइसेस लगी होती है, ये इस तरीके से। ठीक है, और यहां से आप क्या करोगे, जो ये सस्पेंशन आपने बनाया था, ये जो सस्पेंशन बना हुआ है, इसको यहां डालोगे आप, जैसे उसमें आटा गेहूं डालते हैं आटे की चक्की में, तो ऐसे ही क्या करोगे, जैसे गेहूं डाला आपने, ऐसी सस्पेंशन को यहां से डालते जाओगे ताकि यहां से यहां चले जाए। अब ये वही उसी तरीके का मिल होता है, उसे कहते हैं यहाँ पे कोलाइडल मिल, कोलाइडल मिल उसी तरीके की मिल होती है, और वैसे ही जो ये डाइसेस होते हैं वैसे ही घूमते रहते हैं, जैसे आटे की चक्की में घूमते, अपोजिट डायरेक्शन में। ये दोनों के दोनों कैसे घूमते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते रहते हैं, और इनकी स्पीड कितनी हो सकती है, देखो लगभग 7000 रिवॉल्यूशन करता है ये 1 मिनट्स में, यानी इतनी भयंकर स्पीड होती है इसकी। तो ये बहुत तेजी से घूमता रहता है चारों तरफ को। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे आपने गन्ने का जूस पिया होगा, तो गन्ने का जो जूस होता है उसमें देखो, जो जिसमें वो गन्ने का जूस बनता है, उसमें दोनों रिवॉल्यूशन अलग अलग डायरेक्शन में करते हैं। तो ये उसी तरीके का है सेम, या आटे की चक्की देखी होगी या फिर आपने गन्ने वाला जूस देखा होगा, दोनों में रिवॉल्यूशन होता है, उसी तरीके का ये मिल होता है, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाता है, इसीलिए इसे कोलाइडल मिल कह देते हैं। अब जैसे आपने इसमें इसको इंट्रोड्यूस किया, क्या होगा, ये यहाँ जाएगा और ये पिस के यहाँ से बाहर आ जाएगा, जैसे आटा बाहर आता है, और यहाँ पे जो इसके पार्टिकल का साइज होगा वो कोलाइडल के पार्टिकल के साइज के बराबर आ जाएगा, यानी क्या बन गया यहाँ पे हमारे पास, कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। बहुत सिंपल सा आंसर है, देखो कुछ नहीं किया हमने, जैसे गेहूं डालते हैं और गेहूं से आटा निकलता है, ऐसी सस्पेंशन को डालना आपने, और उस मिल को हम क्या करते हैं, कोलाइडल मिल कह देते हैं, क्योंकि उसमें कोलाइडल बन रहा है। आटे की चक्की क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां से आपको आटा बनता है। तो ऐसे यहाँ पे क्या है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स है ये फॉर्म्ड होने लगते हैं, तो कोलाइडल पार्टिकल्स बनना स्टार्ट हो गया। तो इस मेथड को हम कहते हैं मैकेनिकल मेथड। ये समझ में आया सबको, या दोबारा समझाऊं, मैकेनिकल मेथड। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, इसका एग्जाम्पल है कोलाइडल ग्रेफाइट। इसका एग्जाम्पल है जो लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, लुब्रिकेंट होता है ये, और इसमें एक स्टेबलाइजर को डाल देते हैं। स्टेबलाइजर क्या करता है कि उसको कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने में हेल्प करता है। अभी मैं इसका रोल बताऊंगा स्टेबलाइजर का, ये करता क्या है।
स्टेबलाइजर ऐसी है कि सपोज आपको हमने बोल दिया कि पढ़ाई नहीं कर रहा है स्टूडेंट, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, तो फिर क्या होगा कि घर से पिटाई भी होगी थोड़ी सी, और फिर आप पे ध्यान दिया जाएगा कंटिन्यू, जिससे आप पढ़ते रहोगे, तो वो स्टेबलाइजिंग होगी। मतलब ये चीज आप मेंटेन रखोगे, इसे छोड़ोगे नहीं। ऐसी स्टेबलाइजर क्या करता है, इसको कोलाइडल सॉल्यूशन बनने देता है, क्योंकि कोलाइडल ये क्या है, ये क्या है, लायोफोबिक है, ये तो बनना पसंद ही नहीं करेंगे, जैसे कोई लोग पढ़ाई करना पसंद नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो अब क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसके लिए स्टेबलाइजर को डालते हैं, और ये स्टेबलाइजर क्या करता है, इसको कोलाइडल सॉल्यूशन बनने के लिए मजबूर कर देता है, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। अगर मैंने स्टेबलाइजर हटा दिया तो ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं रहेगा फिर, ठीक है। तो इसीलिए स्टेबलाइजर की जरूरत होती है। एक और एग्जांपल है हमारे पास इसमें, वो है प्रिंटिंग इंक। प्रिंटिंग इंक, तो इस तरीके से इस मिल से हम इसे निकालते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया आपको, ये मेथड समझ में आया आपको? सिंपल सा मेथड है, जैसे हमने आटे की चक्की है वैसे यूज करना है। अगर Yes, बड़ा sir. पार्टिकल है, कोई बहुत बड़ा है, तो बड़े को कैसे डालोगे आप इसमें, इतना बड़ा पार्टिकल है, तो क्या करेंगे हम, इस पार्टिकल को पहले, जो लार्ज पार्टिकल होगा उसको हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देंगे, ताकि ये इसके अंदर चले जाए यहाँ से, ठीक है। तो स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ दिया, फिर उसको थोड़ा सा लिक्विड स्टेट में लाने के लिए हम उसमें डिस्पर्सन मीडियम डाल देंगे। डिस्पर्सन मीडियम डाल के एक सस्पेंशन टाइप का बनता है, कोर्स सस्पेंशन भी कहते हैं उसे, कोर्स सस्पेंशन। अब ये सस्पेंशन जो बन गया, इसको यहाँ से डालो आप, और यहाँ पे मिल के लिए क्या है, आपके पास मेटल डाइस लगी हुई है दो, जैसे आटे की चक्की में लगी होती है, यहाँ से डालोगे आप, या जैसे गन्ने के जूस में होता है, जैसे बीच में जाता है तो क्या होता है कि उससे जूस निकलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसी जैसे ही यहाँ पे घुसेगा, दोनों डाइस की स्पीड देखो कितनी है, 7000 रिवॉल्यूशन पर मिनट, इतनी स्पीड से घूमता है। और ये किस रेंज में तोड़ेगा, कोलाइडल पार्टिकल के रेंज में तोड़ेगा, यहाँ से बाहर हो जाता है, कोलाइडल पार्टिकल आपको बाहर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पहला मेथड है, किसी को डाउट हो तो बोल लो, नहीं है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाएं। स्टेबलाइजर बता दो एक बार फिर से। स्टेबलाइजर का अभी इसके बाद में इसका रोल बताता हूँ, स्टेबलाइजर का क्या रोल होता है, ठीक है, वो कैसे रखता है, इसका पेप्टाइजेशन में बहुत अच्छा सा आंसर है, उससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि वो क्यों रखता है, और अगर हम उसे हटाएंगे तो क्यों कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। अब इसका सेकंड मेथड है, देखो सेकंड मेथड इज इलेक्ट्रो। मैंने आपको कहा था जहां पे भी इलेक्ट्रो वर्ड आएगा तो आप समझ जाओ कि वो किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, फिक्स है ये। पूरी केमिस्ट्री में जहां पे भी इलेक्ट्रो वर्ड आ गया तो आपको ये समझ जाना है कि वहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रो डिस्पर्सन होता है इसमें, या फिर इसे कहते हैं ब्रिडिक्स, क्योंकि हर एक साइंटिस्ट अपने नाम पे रखना चाहता है, कहता आप हमें भूलो नहीं, तो उसके लिए हम अपने नाम से उस मेथड को देंगे, तो ब्रिडिक्स आर्क मेथड। अब इसमें होता क्या, देखो इसमें हम जो मेटल्स होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, इस तरीके के जो मेथड है, जो एलिमेंट है, इसका सॉल्व बनाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, तो इसीलिए हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो सकती है आराम से। आपने देखा होगा कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उसको जब हम मेटलर्जी करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू करते हैं, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसमें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब इसकी प्रोसीजर बता देता हूँ, देखो वन बाय वन बहुत ध्यान से समझना, इससे इसको हटा देता हूँ पहले। सबसे पहले एक वेसल ले लो, मैं लिखते भी जा रहा हूँ, पूरे पॉइंट को देखते जाओ सीक्वेंस से। सबसे पहले आपने एक वेसल ले लिया, वेसल के बाद इसके बाहर यहाँ पे आइस लगा दो। ये आइस है, एक मिनट ना, आइस का कलर ब्लू बना देते हैं। ये आइस है इसके चारों तरफ को ये। अब आइस बोलोगे आपने, आइस क्यों रखेंगे हम इसके चारों तरफ को, आप समझ जाओगे कि मैंने आइस यहाँ पे क्यों रखा होगा। कोई बता सकता है आइस का काम क्या है? ये पूरा आइस है, बताओ जरा आइस का रोल क्या होगा यहाँ पे? कंडेंस करने के लिए। हाँ, कंडेंस करने के लिए, वेरी गुड। तो यहाँ कंडेंस करने के लिए हमने आइस को लगा दिया, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, वेसल लिया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाहर से पूरे सराउंडेड में यहाँ पे आइस लगा दिया, ताकि कोई चीज को हम कंडेंस करें। अब किसे करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा आपको। इसके चारों तरफ आइस लगा दिया।
अब इसके अंदर मैंने वाटर फिल कर दिया, वाटर, यहाँ वाटर होगा, ठीक है। तो तीसरे में मैंने इस वेसल के अंदर क्या रखा, वाटर रख दिया। वाटर के साथ देखो एक स्टेबलाइजर भी यूज होगा, मैंने अभी कहा रहा हूं, और लास्ट में मैं इसका रोल बताऊंगा थर्ड पॉइंट में। स्टेबलाइजर मैंने लिखा KOH। अब KOH भी इसमें डाल दिया मैंने, KOH को येलो से दिखाते हैं, ये KOH भी इसमें डाल दिया, ठीक है। अब मेन चीज अब आ जाएगी, अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये आर्क है इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे रॉड को यूज करेंगे। देखो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आप पानी गर्म करते तो रॉड डाल देते हो इसके अंदर, तो पानी गर्म हो जाता है, ऐसे यहाँ पे रॉड लगानी है। पर जो ये रॉड आप यूज करोगे, इलेक्ट्रोड आप यूज करोगे, ये उसी की होनी चाहिए जिसका आप क्या बना रहे हो, कोलाइडल सॉल्व बना रहे हो। जो इलेक्ट्रोड होगा वो किसका बनना चाहिए, अगर आप गोल्ड का सॉल्व बना रहे हो तो गोल्ड का ही इलेक्ट्रोड होना चाहिए, ठीक है। तो गोल्ड का ही क्या होगा, इलेक्ट्रोड होगा। अगर आप प्लेटिनम का बनाना चाह रहे हो तो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होगा। अगर आप सिल्वर का बनाना चाह रहे हो तो ये जो रॉड है आपकी, ये रॉड उसी की होनी चाहिए जिसका आप सॉल्व बना रहे हो, ये ध्यान रखना, ये उसी का होगा। और ये आपने इलेक्ट्रिसिटी से इसको कनेक्ट कर देना है, एक को माइनस चार्ज और एक को प्लस चार्ज, यानी यहां से इलेक्ट्रिसिटी दी आपने। तो जो इस चीज को आप अंदर यहाँ पे रखोगे, ये किसका होना चाहिए, उसी मेटल का होना चाहिए। अगर आप गोल्ड को करोगे तो ये गोल्ड का ही बना होना चाहिए, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड ध्यान रखना, ये वाला इलेक्ट्रोड उसी का होना चाहिए जिसका आपको सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्व बनाना है। अब क्या होगा, अब यहां तक तो आपने इंस्ट्रूमेंटेशन कर दिया। अब आपने यहां से स्विच ऑन किया, जैसे ये स्विच था ऑफ था, ऑन किया आपने यहां से, जैसे ही स्विच ऑन किया मतलब आपने क्या की, इलेक्ट्रिसिटी पास करी। मैंने कहा ना इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से है, और ये हाई वोल्टेज की होनी चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि नॉर्मल वोल्टेज में कुछ नहीं होने का, हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी हमें यहां से पास करनी है। अब क्या होगा, देखो ये आपस में थोड़ा सा टच होंगी चीजें, तो यहाँ पे एक आर्क टाइप का बन जाता है, आर्क, ये आर्क बन जाता है, और ये खुद मेल्ट होने लगता है। सोचो कि मेटल जिस कंडीशन में मेल्ट हो जाएगा, मेटल के भी वेपर्स बन जाएंगे, इतनी तेज इंटेंस हीट प्रोड्यूस होती है यहाँ पे, जहां पे ये आर्क बन रहा है। देखो यहाँ पे क्या होगा, इंसेंस हीट प्रोड्यूस, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और इस हीट के प्रोड्यूस होने से क्या हो जाएगा, इस हीट के प्रोड्यूस होने से जो ये मेटल है आपके पास, इसके भी वेपर्स बन जाएंगे। सोचो लिक्विड तो दूर रहा, ये वेपर्स फॉर्म में चेंज हो गया। आप सीधा ये मेटल किस में बन गया, सॉरी मेटल वेपर्स में चेंज हो गया। सोचो अब इस मेटल के वेपर्स बन गए हैं, अब वेपर्स उड़ने के लिए बाहर निकल रहे हैं। तो हमने क्या किया, आइस लगा दिया इसके चारों तरफ से, तभी इसको आइस लगा दिया कि ये जैसे ही यहाँ से निकलेगा मेटल, ये आइस इसको अपनी तरफ क्या करेगा, खींच के कंडेंस कर देगा, और ये फिर किस में आ जाएगा, मेटल आयंस में आ जाएंगे। पहले देखो ये मेटल रॉड थी, बहुत ज्यादा हीटिंग करी आपने, हीटिंग करने से मेटल किस में चेंज हो गया, वेपर्स में। तो हाई वोल्टेज का, वेरी हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। तो जैसे ये दोनों आपस में मिलेंगे, यहाँ पे एक आर्क टाइप का प्रोड्यूस होगा, बहुत तेज हीट प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से मेटल वेपर्स में चेंज हो जाएगा। वेपर्स में चेंज होने के बाद क्या होगा, ये तो निकलेगा, ये तो बाहर हो जाएगा उड़ के, लेकिन हमने क्या किया, इसके चारों तरफ से आइस लगा दिया, ये आइस लगा दिया। अब ये आइस क्या करेगा, इस मेटल वेपर को क्या कर देगा, कंडेंस कर देगा, इसको यहाँ पे कंडेंस कर देगा, ताकि वो अंदर ही रहे, बाहर ना जाए। नहीं तो पूरी गैस बाहर हो गई, फिर फायदा क्या हुआ, आपका कोलाइडल सॉल्यूशन तो बनेगा नहीं, ठीक है। और फिर इसमें जो KOH है वो इसको स्टेबलाइज करता है, किसको, इस मेटल को। सपोज ये गोल्ड है, तो गोल्ड का जो वेपर्स है उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमने क्या डाला हुआ है, KOH। तो ये KOH इससे स्टेबलाइज कर देगा, और ये सॉल्यूशन हमारा क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो दिस इज अ वे टू फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन थ्रू ब्रिडिक्स आर्क मेथड, इसीलिए इसे ब्रिडिक्ट आर्क मेथड कहते हैं। साइंटिस्ट का नाम है ब्रिडिक्ट आर्क, यहाँ पे आर्क टाइप का बनता है, और ये मेथड है। तो इसलिए इसमें किसी को कोई डाउट है, इसमें हम किसे लेंगे, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम जैसे जो एलिमेंट होते हैं उसे लेते हैं हम यहाँ पे। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट है इसमें,
कोई स्टेप जो आपको ना आया समझ में? देखो सीक्वेंस से ध्यान रखना है, पहले वेसल लिया, उसके बाहर आइस क्यों रखा? देखो आइस का रोल क्या है यहाँ पे, ये तो मेटल उड़ जाएगा, जैसे आपने हीटिंग करी, मेटल के वेपर्स बने तो उड़ के बाहर हो जाएंगे। तो ये कंडेंसेशन लगाया गया है आइस चारों तरफ से, ताकि ये जल्दी से जैसे ये गर्म होके आएगा यहाँ मेटल आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल वेपर्स है जो वो मेटल आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए मैंने आइस बाहर लगाया हुआ है। ठीक है, केओएच क्यों लगाया हुआ है? ताकि क्या बने, ये कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे, ऐसा ना हो कि कोलाइडल ना बने। अब मैं इसका रीजन बता देता हूं आपको कि ऐसा क्यों होता है, चलो इसी में बता देता हूं। यहाँ पे बोलो कोई डाउट है किसी को इसमें? सर और इसका साइज भी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। हाँ, आपको 100 लिखाया हुआ क्या? नो सर, वो मैं अच्छा, कंफर्म कर रहा था। हाँ, क्योंकि कई बुक में 100 भी लिखा हुआ है, इसीलिए मैं पूछ रहा था आपको। कई बुक में 100 भी है और कईयों में 1000 है, लेकिन जो सीबीएसई है वो ये आईसीएसई है, ये 1 से 1000 नैनोमीटर को प्रिफर करते हो, 100 को नहीं करते हो, इसीलिए, क्योंकि कई बुक में है यस सर। इसीलिए पूछा मैंने। ठीक है, आगे अब बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है, चलो इसका रीजन बता देता हूँ। जैसे मैंने गोल्ड सॉल्व बना दिया, गोल्ड सॉल्व से क्या होगा, ये गोल्ड सॉल्व बन गया आपके पास। अब होता क्या है कि जो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, सपोज ये KOH है, कोई भी होगा, इसमें इसका प्लस और ये माइनस चार्ज होता है, तो इसका जो ये माइनस चार्ज होता है ये इसके ऊपर एड्जॉर्ब हो जाता है, तभी तो हम इसे किस में पढ़ रहे हैं, फिजिकल के उसमें सरफेस में, तो ये एड्जॉर्ब हो जाता है चारों तरफ से। अब ये कैसा सॉल्व बन गया, नेगेटिव सॉल्व। ऐसी एक ही है, ऐसी दूसरा क्या होगा, दूसरा भी सेम होगा, ये AU था, इसके ऊपर से माइनस चार्ज लग जाता है, तभी मैंने कहा अगर स्टेबलाइजर को हटाएंगे तो ये काम नहीं करेगा फिर। अब क्या हुआ, अब ये सब एक साथ बैठ सकते हैं, ऐसे तो हो गया जैसे गोल्ड वेपर्स बन गए, यहाँ गोल्ड एटम बन गया, अभी तो सब नीचे आराम से बैठ जाएंगे, यहाँ क्रिकेट खेलने लगेंगे नीचे बैठ के। ठीक है, तो इन्हें कैसे रोका जाए, या तो पबजी खेलने लगेंगे, मोबाइल आ गया हाथ में तो, ठीक है, एक सामने बैठ के, तो इसको रोकना कैसे है, तो इसको करने के लिए क्या किया, इसमें स्टेबलाइजर लगा दिया। अब ये क्या करेगा, चार्ज डेवलप कर देगा इसमें। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, बताओ, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा आपस में, रिपेल। रिपेल करेगा, तो ये दूर दूर जाएंगे, अब ये पास आ ही नहीं सकते रिपल्सन की वजह से। अब रिपल्सन की वजह से आ नहीं सकते तो एक साथ बैठेंगे नहीं, तो जितना दूर हो सकता है उतना दूर सॉल्यूशन में जाएंगे, इसीलिए एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक इधर हो जाएगा, तो ये पूरे सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर मैं KOH नहीं डालता तो क्या होता है, ये तो एक सामने बैठ जाते, इसीलिए स्टेबलाइजर को डालना जरूरी है। अब समझ में आया ये इसका रोल, क्लियर है या दोबारा रिपीट करूं? सर क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। अब थर्ड है पेप्टाइजेशन, यही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा ये पूछा हुआ आपके पास कि डिफाइन पेप्टाइजेशन, या एक और क्वेश्चन आता है इसमें रीजनिंग टाइप में, वो दोनों मैं आपको बता देता हूँ। पेप्टाइजेशन होता क्या, देखो पेप्टाइजेशन का मतलब होता है, पेप का मतलब PPT, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, जो PPT बनता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड, मतलब जो उसी समय बना होगा। ठीक है, तो ये PPT को ये कोलाइडल सॉल्यूशन में चेंज कर देता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में चेंज कर देगा, यानी द प्रोसेस इन विच फ्रेशली प्रिपेयर्ड precipitate is converted into colloidal solution by adding small amount of इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को जैसे जैसे अभी हमने कहा था वही सेम स्टेप है इसमें, इलेक्ट्रोलाइट को मैं जैसे इसमें डालूंगा, जो PPT थी जो नीचे बैठे हुए थे ये क्या हो गए, घूमने लग गए चारों तरफ को, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। अभी जो रीजन बताया था वो सेम रीजन इसका है कि PPT ये नीचे बैठ सकता था, ये आराम से बैठ के पबजी खेल रहे होते, लेकिन क्या हुआ, तुरंत इंस्ट्रक्शन आया घर से, चलो पढ़ाई करो, फिर ये क्या हुआ, घूमना स्टार्ट हो गया, फिर वो बैठे नहीं, फिर ये पढ़ना स्टार्ट कर दिया, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। कैसे, इलेक्ट्रोलाइट को डाल के, जैसे मैंने इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया, और इलेक्ट्रोलाइट हटाएंगे तो फिर उसकी PPT बन जाएगी। क्यों, क्योंकि मैं आपको हर बार बता रहा हूं
कि ये कौन सी चीज है, लायोफोबिक है, ये तो पढ़ना नहीं चाह रहे, यानी कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाना चाह रहे और आप जबरदस्ती इससे बनवा रहे हो। तो क्या होगा, जब तक ये एजेंट इनके साथ रहेगा तब तक ये कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहेगा। जैसे इसको ये हटेगा या काम नहीं करेगा वैसे ये पीपीटी बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है लायोफोबिक। तो लायोफोबिक का केस है, ध्यान रखना इससे। अब देखो इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कैसा होता है। जैसे आपके उसमें रीजनिंग टाइप में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जैसे FeOH का होल थ्राइस है, ठीक है, ये पीपीटी है, ये प्रेसिपिटेट बना है। तो वो कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन FeOH का होल थ्राइस यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड में FeCl3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन आता है आपके पास। तो इसकी लैंग्वेज में आप लिख देता हूं, बता दिया मैंने आपको कि व्हाट हैपेंस व्हेन FeCl3 इज एडेड इन प्रेसिपिटेट FeOH का होल थ्राइस। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, देखो इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। होगा क्या कि जो भी इन दोनों में से कॉमन है, ध्यान रखना, जो भी कॉमन होगा वो एडजॉर्ब हो जाता है। हर हमेशा जो कॉमन आयन होता है वही एडजॉर्ब होता है उसके चारों तरफ को। अब ये पीपीटी था यानी नीचे बैठा हुआ था, देखो ये है आराम से नीचे बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, अभी एग्जाम भी रद्द हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे बैठा हुआ है। फिर हमने इसके ऊपर से क्या किया, FeCl3 ऐड कर दिया। अब जैसे FeCl3 आया तो इन दोनों में से कॉमन कौन सा है बताओ, ये FeOH का होल थ्राइस है, तो इसमें कॉमन क्या है बताओ, Fe है या Cl है, इन दोनों में कॉमन क्या है, रिप्लाई करो कोई, इन दोनों में से सर कॉमन Fe है Fe, है ना, Fe Fe कॉमन है और Fe में कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। तो ये प्लस चार्ज इसके चारों तरफ आ जाता है, यानी वो कहता है कि जो कॉमन आयन होता है वही हर हमेशा एडजॉर्ब होता है, यानी Fe3+ इसके चारों तरफ से आ जाते हैं। तो आपकी बुक में जनरली कई बार ऐसे दिखा देते हैं प्लस प्लस, तो आप बोलोगे प्लस कहाँ से आ गया, तो ये प्लस का मतलब क्या हुआ कि जो इन दोनों में से कॉमन होता है वही हर हमेशा एडजॉर्ब होगा। ये रूल है इसका, फिक्स ऐसे ही होता है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल देखा गया है। ठीक है, तो अब ये कैसा सॉल्व बन गया, ये बन गया पॉजिटिव। मैंने कहा था आपको कि लायोफोबिक होता है जो, ये चार्ज होगा हर हमेशा प्लस या माइनस का, और लायोफिलिक के लिए कोई चार्ज की जरूरत नहीं है। अब ये प्लस चार्ज बन गया, देखो ऐसी ये एक पार्टिकल था, ऐसी दूसरा पार्टिकल होगा, ये भी प्लस बन जाएगा, इसको चारों तरफ से घेर लेंगे। ऐसी तीसरा पार्टिकल है, वो भी प्लस बन जाएगा चारों तरफ से। अब क्या ये एक साथ रह सकते हैं बताओ, क्या ये नीचे एक साथ, अभी जैसे नीचे आराम से बैठे हुए थे, क्या अब एक इसके बाद भी ये बैठे रहेंगे नीचे, बताओ यस नो। नो सर। नहीं बैठेंगे। अब क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अब ये एक पास आ ही नहीं सकते हैं, ये इनकी मजबूरी बन गई है। क्यों, बिकॉज ऑफ रिपल्सन, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, प्लस प्लस रिपेल ईच अदर, ऐसी नेगेटिव नेगेटिव। तो जब सेम चार्ज रिपेल करेंगे तो ये क्या होंगे, अब इसको मजबूरी है कि यहां से उठ के कहाँ जाएगा, वो सॉल्यूशन में जाएगा। तो पहले ऐसे था देखो, अब ये नीचे बैठे हुए हैं, अब जैसे आपने इसमें FeCl3 मिलाया, ये क्या हो गए, ये घूमने लग गए, यहाँ पे ये चारों तरफ घूमने लग गए, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। और पहले क्या था, पीपीटी था, पहले पीपी था और अब कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं peptidation, the process in which PPT, freshly prepared PPT is converted into colloidal solution. कैसे, by adding small amount of electrolyte। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है पेप्टाइजेशन की, और यही क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें, 2-3 बार पूछा है। तो इसमें कोई डाउट किसी को? अब मैंने रीजन भी बता दिया कि ये स्टेबलाइजर है एक हिसाब से, अगर मैंने इसको हटाया तो फिर क्या होगा, जैसे ही चार्ज हटेगा फिर ये नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि चार्ज की वजह से ये ऊपर है। तभी मैंने कहा कि जैसे हमने स्टेबलाइजर को हटाएंगे फिर ये नीचे बैठ जाएंगे। तो जैसे हम चार्ज को हटेगा, ये चार्ज की वजह से क्या थे, सॉल्यूशन में घूम रहे हैं, जैसे आप चार्ज को हटाओगे इसकी वो क्या होगा, फिर नीचे पीपीटी बन जाएगा। तो क्लियर हुआ ये, बताओ। यस सर अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे Yes. AgIPPT है, ठीक है, अगर मैं इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहा हूँ और इस इलेक्ट्रोलाइट का है इलेक्ट्रोलाइट है AgNO3,
तो बताओ कौन सा वो बनेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, प्लस वाला या माइनस वाला? बताओ प्लस का या माइनस का बनेगा। अगर मैंने AgNO3 को इलेक्ट्रोलाइट को इसमें डाला है तो कौन सा कोलाइडल बनेगा, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव Positive. बनेगा। वेरी गुड। कैसे? देखो, क्योंकि इसमें प्लस वाला एडजॉर्ब होगा। देखो ये प्लस वाला इस पे एडजॉर्ब होगा, जो कॉमन होता है वही हर हमेशा एडजॉर्ब होता है, ये रूल है इसका। तो प्लस है, Ag प्लस है, Ag तो जो कॉमन है वो प्लस वाला है, तो ये प्लस वाला इसके अराउंड में आ जाएगा, यानी पॉजिटिव सॉल्व बनेगा। और अगर मैंने यही लिया, देखो AgI, और इसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया Ki, तो ये कौन सा कोलाइड बनेगा? बताओ। सर नेगेटिव। नेगेटिव बनेगा। क्यों? क्योंकि अब इसमें कॉमन कौन सा है? नेगेटिव वाला कॉमन है। देखो ये नेगेटिव, ये प्लस, तो आप देख के बता सकते हो कि ये नेगेटिव बनाना है आपने या पॉजिटिव बनाना है। लेकिन दोनों का काम वही है, अगर नेगेटिव होगा तो सारे नेगेटिव हो जाएंगे, दूसरा भी नेगेटिव हो जाएगा, फिर भी रिपल करेगा एक दूसरे से, ठीक? कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा ही बनेगा। तो ये पहला पोर्शन आपका खत्म होता है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकता है। बताओ कोई डाउट इन तीनों मेथड्स में से, कोई भी चीज आपको नहीं आई हो, दोबारा बतानी हो, 3 मेथड्स में से। क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाऊं? सर कॉमन आयन ही क्यों जा रहा है? वो एक्चुअल में क्या होता है, प्रेफरेंस ऑर्डर होता है। प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि ये एक्सपेरिमेंटल आ गया थोड़ा सा, कि जो उन दोनों में कॉमन होगा उसी, जैसे हम कहते हैं कि इससे हम प्रेफरेंस देते हैं। जैसे अपने स्कूल, जैसे आप एडमिशन लोगे 11th में, आपका मेरिट लिस्ट के बेस पे होता होगा सपोज, तो आप अपने ही स्कूल से हो तो क्या होता है, अपने स्कूल वालों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है एज कंपेयर टू अदर स्कूल से कोई स्टूडेंट आएगा तो, ठीक है? तो ऐसी क्या होता है, अगर अपने स्टेट की यूनिवर्सिटी है कोई, तो अपने स्टेट के स्टूडेंट को ज्यादा प्रेफरेंस देती है दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में। अगर दूसरे स्टूडेंट को आएगा तो उसे कहेगी 90% होगा तब एडमिशन मिलेगा, और अपने स्टेट वाले को कहेगी 75 है तो भी आ जाओ। तो अपने स्टेट वालों को हर कोई क्या करता है, प्रीफर करता है। तो यहाँ पे जो ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली, कि जो कॉमन है उन दोनों में से ये प्रीफर कर रहा है, इसका कोई स्पेशल लॉजिकल नहीं है ज्यादा, सिर्फ ये देखा गया इसमें एक्सपेरिमेंटल, कि जो कॉमन होगा वही हर बार क्या हो रहा है, एडजॉर्ब हो रहा है। यानी ये प्रेफरेंस इसी को मिल रही है जो कॉमन आयन का इनमें से, ठीक है? क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस सर। तो अगली मीटिंग को स्टार्ट करो, उसमें मैं आपको कंडेंसेशन मेथड बताता हूँ। टाइम कम बचा है मतलब इस मीटिंग का, तो नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन करो और उसमें सेकंड मेथड हम स्टार्ट करते हैं।